हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 9+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस इंटरव्यू का सेशन नंबर 4। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे वही इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ जो इस टाइम रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। व्हाट आर प्रॉप्स इन रिएक्ट? प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉप्स को हम एज ए प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे HTML में क्या होता है, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसमें नेम है, टाइप है, वैल्यू है, वो सब क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। सेम उसी तरीके से रिएक्ट के अंदर होता है। बट रिएक्ट के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे ये हेडर लिखा हुआ है, हेडर के अंदर टाइटल, ऑथर, जैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम करते हैं, सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है। बट यहाँ पे क्या है, हेडर क्या है, एक कंपोनेंट है, और टाइटल और ऑथर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉप पास कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि हम हेडर कंपोनेंट के अंदर टाइटल और ऑथर प्रॉप पास कर रहे हैं। तो ये होता है प्रॉप्स को पास करने का तरीका। तो प्रॉप्स जो होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में भी होते हैं और क्लास कंपोनेंट में भी होते हैं। तो पास करने का तरीका तो सेम होता है, ठीक है, बट रिसीविंग के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे फंक्शनल कंपोनेंट में अगर आप देखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ हम एज ए आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉप्स लिखा है, यहाँ पे हम कोई और नाम भी लिख सकते हैं, फिर डॉट करके टाइटल, ऑथर, उन प्रॉप्स के नाम लिख दिए। क्लास कंपोनेंट में अगर आप देखेंगे, यहाँ दिस डॉट प्रॉप्स लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हम नाम नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स एक्सेस करने का तरीका थोड़ा अलग है, और क्लास कंपोनेंट के अंदर तरीका थोड़ा सा अलग है। बस दिस डॉट प्रॉप्स आपको यही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते हैं। फिर डॉट करके अपने प्रॉप्स का नाम लिख लीजिएगा। कंट्रोल कंपोनेंट वर्सेस अनकंट्रोल कंपोनेंट। वैसे रिएक्ट कहता है कि कंट्रोल कंपोनेंट ही यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हमारे HTML में क्या होता है, कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है, आप उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बट रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। रिएक्ट के अंदर आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइए, उसमें टाइप करिए, कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ यूज स्टेट नाम का एक हुक यूज करना पड़ता है, उसके थ्रू हम ये काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है यूज स्टेट। ये नेम क्या है, इसमें डेटा होगा, और सेट नेम क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए, हमने सेट नेम ऑन चेंज पे सेट नेम फंक्शन कॉल किया, और यहाँ से एक वैल्यू गई और इस वेरिएबल के अंदर चली गई। तो इतना हमें सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके हमारी उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट। मतलब फॉर्म डाटा हैंडल बाय रिएक्ट कंपोनेंट मीन्स यूजिंग यूज स्टेट, मतलब यूज स्टेट के थ्रू हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनकंट्रोल कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक रेफ नाम की प्रॉपर्टी होती है। ये देखिए, इनपुट बॉक्स है, यहाँ रेफ नाम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे करते हैं हम यूज रेफ नाम का एक हुक होता है, उसका एक मतलब हुक, एक हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके थ्रू करंट करके उसकी जो भी वैल्यू है, उसका जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह एक्सेस करनी है आप कर सकते हैं। तो ये जो है अनकंट्रोल कंपोनेंट कहलाते हैं। मतलब इसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट बॉक्स का कुछ भी डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हुक्स इन रिएक्ट जेएस। हुक्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो कि रिएक्ट 16.8 में इंट्रोड्यूस हुए थे, और रिएक्ट 16.8 फरवरी 2019 में रिलीज हुआ था। उस टाइम हुक्स आए थे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, यूजिंग हुक्स वी कैन यूज अदर रिएक्ट फीचर्स। मतलब हुक्स के थ्रू हम रिएक्ट के बाकी के फीचर भी यूज कर सकते हैं विदाउट राइटिंग ए क्लास। कहने का मतलब क्या हुआ,
पहले हम इस तरीके समझ सकते हैं, पहले हम लोग रिएक्ट जेएस में जब काम करते थे वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया करते थे, क्योंकि फंक्शनल बेस्ड अगर हम लोग कंपोनेंट बनाते थे तो हम रिएक्ट के और फीचर्स यूज़ नहीं कर पाते थे। बट जब हुक्स आया तो वो सारे काम करने लगा, मतलब रिएक्ट के बाकी फीचर यूज़ करने लगा। कहने का मतलब है जो काम हमारा क्लास कंपोनेंट कर सकता था वो सारा काम फंक्शनल कंपोनेंट भी करने लग गया। और फंक्शनल कंपोनेंट लाइट वेटेड होते हैं, इसलिए आज की डेट में मैं जब से देख रहा हूँ, जब से हुक्स आए हैं तब से मैं ये 2-3 साल से देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा रिएक्ट के प्रोजेक्ट में हुक्स के थ्रू ही काम हो रहा है। मतलब रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के थ्रू ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, किस वजह से? हुक्स की वजह से। तो हुक्स क्या है? मैंने आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखे हैं कॉमनली यूज रिएक्ट हुक, ये वो हुक हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज कॉलबैक, यूज मेमो, यूज कॉन्टेक्ट, यूज रिड्यूसर। ये जो हैं जो रिएक्ट के जो हुक हैं ये सबसे कॉमनली यूज वाले हुक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनकी मैंने आपके सामने लिस्टिंग दी है। बट अगर रिएक्ट की वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं, जैसा कि मैं आपको लेके चलता हूँ, ये रिएक्ट की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे और भी हुक्स हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे जो हुक्स बताए हैं आपको वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हुक्स बताए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग? प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है? प्रॉप ड्रिलिंग इज ए सिचुएशन, मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है। कैसी सिचुएशन? जैसे कि आप देख लीजिए ये हमारा डेटा है, ऐसे समझ लीजिए ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है और ये इसके चाइल्ड कंपोनेंट है, फिर उसी तरीके से ये इसके चाइल्ड कंपोनेंट है। समझ लीजिए इस टाइप की कुछ हायरार्की टाइप की बनी हुई है। अब क्या है, ये कंपोनेंट इससे कनेक्ट है, ये कंपोनेंट इससे कनेक्ट है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई डेटा जो कि पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है और आपको चाइल्ड कंपोनेंट में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पेरेंट कंपोनेंट से यूजिंग प्रॉप्स आप मतलब उसके चाइल्ड कंपोनेंट में ला सकते हैं, फिर इसी तरीके से उसके चाइल्ड कंपोनेंट में, अगर और लंबी हायरार्की होती और चाइल्ड कंपोनेंट में। तो इस तरीके से आपको मान लीजिए कोई पेरेंट नोड का डेटा आपको मतलब चाइल्ड कंपोनेंट में यूज़ करना है और 3-4 लेवल से होके आ रहा है, तो वो अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है? प्रॉप ड्रिलिंग एक ऐसी सिचुएशन है कि अननेसेसरी डेटा आप सारे कंपोनेंट्स के लेवल तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्रॉप ड्रिलिंग इज ए सिचुएशन व्हेन बी पासिंग सम डेटा टू एवरी लेवल। मतलब एवरी लेवल का मतलब है पेरेंट नोड से उसके चाइल्ड नोड में, उसके चाइल्ड नोड में अननेसेसरी आप पास करके ला रहे हैं। एंड आवर रिक्वायरमेंट इज फॉर फाइनल लेवल कंपोनेंट। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? फाइनल लेवल कंपोनेंट में है, जबकि हम सारे लेवल से होके जा रहे हैं। तो इस जो सारे लेवल में होके आप जा रहे हैं डेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं। सो वी आर अननेसेसरी पासिंग डेटा। ठीक है, जो अननेसेसरी डाटा पास हो रहा है सारे कंपोनेंट से होके जा रहा है, उसी को हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग बोल रहे हैं। तो इस प्रॉप ड्रिलिंग को आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ऐसा ना करना पड़े, हमें पेरेंट नोड का डाटा सीधे चाइल्ड नोड में मिले और बीच में हमें पास ना करना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? रिडक्स होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती है और कंपोनेंट कंपोजिशन होता है। इनके थ्रू हम ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज शैलो कॉपी एंड डी कॉपी इन जावास्क्रिप्ट? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है, ये बहुत पूछा जा रहा है रिएक्ट में और लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, बट मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पर्सन ओबीजे, ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 लाइनें लिखी हैं, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन। मतलब
पर्सन obj1, पर्सन obj2, पर्सन obj3। कहने का मतलब मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहले obj1 में चलते हैं। यहाँ पे क्या किया है, हमने इस वाले ऑब्जेक्ट को, पर्सन obj को हमने पर्सन obj1 में कॉपी किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट को हमने दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी किया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे रेफरेंस टाइप होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे रेफरेंस पास हुआ। कहने का मतलब है, रेफरेंस का मतलब है मेमोरी का एड्रेस पास हो गया। कहने का मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट के पास सेम मेमोरी एड्रेस है। अब मान लीजिए आप इस वाला, ये एक ऑब्जेक्ट है और आपने कॉपी करके दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट में मान लीजिए नेम नाम का वेरिएबल है, यहाँ शिशिर लिखा है। अगर आप यहाँ पे दीपक कर देते हैं तो आप पाएंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट में आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि रेफरेंस पास हुआ है, ठीक है। इस वजह से ऐसा होगा। तो अब दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, पर्सन obj2। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेलो कॉपी कर रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, रेफरेंस नहीं पास हुआ, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू समझ सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कोडिंग में, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, वैसे समझ लीजिए। इसको आप समझ लीजिए कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पर रेफरेंस पास हुआ, बट यहाँ पर क्या हुआ, आपकी वैल्यू पास हुई, ठीक है। और वैल्यू मतलब सेलो कॉपी का मतलब है फर्स्ट लेवल की वैल्यू पास हुई। फर्स्ट लेवल किसको बोलेंगे, नेम जो है हमारा फर्स्ट लेवल है, और एड्रेस के अंदर जो सिटी क्या हो गया, ये इसका नेस्टेड हो गया, यानी कि सेकंड लेवल हो गया। तो फर्स्ट लेवल की वैल्यू कॉपी हुई है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेफरेंस ना पास होके क्या हो रहा है, एक कॉपी जा रही है वहाँ पे। अब कहने का मतलब है कि अगर आप पर्सन obj में देखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए शिशिर है और आप पर्सन obj2 में आप दीपक कर देते हैं, मान लीजिए नाम चेंज कर देते हैं, तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू कॉपी हुई है, ना कि रेफरेंस हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा सा डीप कॉपी को समझ लेते हैं। डीप कॉपी में क्या होता है कि ये नेस्टेड, अब जैसे एड्रेस के अंदर सिटी है, मान लीजिए यहाँ पर भी एक और होता ऑब्जेक्ट, इस तरीके से एक हायरार्की बनी होती। तो कहने का मतलब है कि ये डीप कॉपी का मतलब होता है पूरा तरीके से कॉपी करके लेके जाना, इसे बोलते हैं डीप कॉपी। शैलो कॉपी का मतलब है फर्स्ट लेवल की हायरार्की कॉपी हुई है, और डीप कॉपी का मतलब है कि उसके अंदर नेस्टेड एलिमेंट भी कॉपी हुए हैं। तो इस तरीके से ये होता है शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, और उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।